हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे थे क्लास 11 का, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। डाल्टन पढ़ लिया था, रदरफोर्ड पढ़ लिया था हमने। लास्ट टर्न पे जो कंप्लीट किया था वेव नेचर ऑफ क्या वेव नेचर समझा था किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, वेव नेचर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो समझी थी लास्ट टर्न पे। ठीक है, आज हम पहले जो टर्म्स यूज होते हैं वेव्स के टर्म में, ठीक है, वो टर्म्स समझेंगे। उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर हो गया है, पार्टिकल नेचर है वो थोड़ा सा समझना है, उसमें इतना ज़्यादा है भी नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे पार्टिकल नेचर करेंगे, उसके बाद बोहर्स मॉडल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको फर्स्ट टर्म जो समझना है वो क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। ठीक है, सेकंड जो टर्म हमें समझना है वो है फ्रीक्वेंसी। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको ये टर्म्स पता होंगे। नहीं पता होंगे तो भी बताए जाएंगे। फिर है थर्ड टर्म वेव लेंथ। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म है वेव वेलोसिटी या वेव नंबर, वो हम आगे और समझेंगे। तो पहले अभी क्या है, टाइम पीरियड समझते हैं। टाइम पीरियड क्या है? तो जो टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। किसी भी मीडियम का कोई भी पार्टिकल अगर एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगाता है। ठीक है, तो हमारा पार्टिकल ऐसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक पार्टिकल एक वाइब्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पहुंचने में एक वाइब्रेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक वाइब्रेशन हुआ। तो इस वाइब्रेशन में पहुंचने के लिए, मतलब वाइब्रेशन में होने में कितना टाइम लगता है, तो वो है टाइम पीरियड। ठीक है, तीनों चीजें इसी में समझेंगे। पहला क्या है? एक वेव है, मतलब एक पार्टिकल है। पार्टिकल, कलर चेंज करते हैं। जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसा कुछ वाइब्रेशन किया। जब उसने वाइब्रेशन किया तो यहाँ से ये एक वाइब्रेशन है इसकी, फिर दूसरा वाइब्रेशन किया। तो जो फर्स्ट वाइब्रेशन कर रहा था उसमें कितना टाइम लगा? पहली चीज। दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा होगा, मतलब अगर एक सेकेंड में इतना वाइब्रेशन होगा तो इतना हम काउंट करेंगे, एक सेकेंड में इतना वाइब्रेशन होगा तो इतना काउंट करेंगे, इतना वाइब्रेशन होगा तो इतना काउंट करेंगे। तो एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। टाइम पीरियड क्या है कि कितना वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कितने टाइम में हो रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। और वेव लेंथ क्या है? दो, एक वाइब्रेशन के जो क्रस्ट और ट्रफ है उनके जैसे ये क्या है, ये ट्रफ है, इनके बीच की डिस्टेंस लेमडा, या फिर इनके क्रस्ट के बीच की लेंथ। तो वेव लेंथ क्या है? जो वेव मूव कर रही है हमारी, उसके कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब डेफिनेशन लिखते हैं। टाइम taken by a wave time taken by a wave or particle ठीक है, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, या तो एक वाइब्रेशन हो रहा हो या एक
रेयर फ्रैक्शन, मतलब ऐसे क्या, पास पास, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, ऐसे होता है ना। तो वो उसमें भी एक जो वेव का, जो कंप्लीट वेव का वाइब्रेशन होगा, उसमें कितना भी टाइम लगेगा वो भी टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है। तो टाइम टेकन बाय अ वेव और पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर ऑसिलेशन मतलब ये पेंडुलम है हमारा, पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो एक यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर आ गया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है तो वो क्या होगा, वन वेव कहलाएगी इसके लिए, या वन ऑसिलेशन कहलाएगा। फिर से समझते हैं क्या है। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ये यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ आना, ये पूरा एक ऑसिलेशन हो गया। इस एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, वही है टाइम पीरियड। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। एसआई यूनिट है सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताया था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना भी चला वो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितना भी चला हो, ठीक है, वो उतना उसका फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में कितना भी चलाओ, कोई भी वेव या ऑसिलेशन कितना भी हुआ, अगर हमने बोल दिया कि ये हमारा पेंडुलम है, ये 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इसी को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कह देंगे। ठीक है, 1 सेकेंड में इतना चला। अगर हमारी वेव 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ यहाँ पहुंच गई, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब एक पॉइंट से कितनी वेव्स निकल जाएंगी 1 सेकेंड में। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को नाम ले दें ए, तो 1 सेकेंड में ए से कितनी रेज वो वाइब्रेशंस निकल जाएंगी, या फिर 1 सेकेंड में ये पेंडुलम कितनी बार ऑसिलेट कर लेगा, तो ये है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन वाइब्रेशन किसका होगा, वेव्स का होगा, ऑसिलेशन पेंडुलम जैसी चीजों का होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस completed by a wave or a particle in 1 second। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ठीक है, वी बनाते हैं, थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t भी होता है। ठीक है, t क्या है, टाइम पीरियड। तो अगर 1 सेकेंड में एक क्रस्ट एक ट्रफ बना रही है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, 1 सेकेंड में दो क्रस्ट बना रही है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है,
इस पॉइंट से एक ये रे निकल गई, फिर दूसरी आई वो भी निकल गई, तो 2 रेज निकल गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक है, SI यूनिट, सेकेंड इनवर्स और HZ लिख देते हैं हर्ट्ज। ठीक है, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ है किसी भी वेव के द्वारा या किसी भी वाइब्रेशन के द्वारा ट्रैवल किया जाने वाला डिस्टेंस। ठीक है, वाइब्रेट किया तो वाइब्रेट करके कहीं तो जा रहा है, कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अगर कोई वाइब्रेट करने का क्या मतलब है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो कुछ तो कर रहा है ना, कुछ तो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब टू टू मोशन किया, फ्रो नहीं किया तो यहाँ पहुंच गया, फ्रो कर दिया तो फिर यहीं पहुंच गया मीन पोजीशन। अगर वेव की तरह है तो यहाँ से तो निकल गया, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। तो ये क्या हो गई, वेव लेंथ हो गई, जितना डिस्टेंस एक वेव कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमेशा वेव के टर्म में यूज होगी। तो कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो क्या होगी, वेवलेंथ। covered by या traveled by a wave in 1 second is known as wavelength। ठीक है, तो वेवलेंथ कहाँ से, ऐसे अगर वेव आ रही है हमारी तो यहाँ तक से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी इसको लेमडा बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। अगर हमारा दूसरा ट्रफ भी बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेमडा होगा और वो क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट है मीटर, क्योंकि लेंथ है। ठीक है, तो लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट क्या है, मीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, या कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम वेव की बात करें तो वेव के टर्म में लिख दी। अगर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की बात करेंगे, साउंड वाउंड वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ हो जाएगी, तो वो क्या होगी, वे वेवलेंथ। उस रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अब एक टर्म और आता है एम्पलीट्यूड, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर भी बता देते हैं कि अगर एक रे यहाँ से यहाँ जा रही है, वेव जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कितना वो परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना ऊपर जा रही है, कौन, वेव, और कितना नीचे जा रही है, वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड भी टर्म एक यूज होता है। ठीक है, और एक और टर्म यूज होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, जिसको हम बोलेंगे वेव नंबर। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है वेवलेंथ। इसको सॉरी वेव नंबर, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है वेवलेंथ, कहाँ गया,
फोर्थ टर्म है वेव नंबर, ठीक है, बार बार वेव लेंथ निकल रहा है। तो वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, और ये क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। वेव नंबर लैम्डा में भी 1/λ के बराबर होता है, ठीक है। अब हम एक दो फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के वेग के बराबर होगी क्या, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू इंटू न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और इसको लिख सकते हैं सी न्यू बार। तो सी इज इक्वल न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार हो सकता है, न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। वेव नंबर गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वेव नंबर गिवन हो तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे एक दो फॉर्मूले हो गए जो हमें देखने थे। अब हम बात करेंगे किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक ये हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा डायग्राम समझेंगे, नेक्स्ट टर्न पे पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आज जब समझेंगे तो काफी कुछ समझ लेंगे हम, 70 to 80%। जब नेक्स्ट टर्न पे लिखेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा लिख भी जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा, एक बार तो आप और देख लेंगे ही रिवीजन के पर्पज से, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब कोई रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो अगर वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी है कि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सके, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को उस मेटल की सरफेस से बाहर कर सके, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या उसकी पावर, ठीक है, या उसकी एनर्जी इतनी है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाले और निकालने के बाद उसको स्पीड से बाहर ले जाए, तो भी उस इफेक्ट को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो क्या है, पहले तो ऐसे ही समझते हैं, एक मेटल सरफेस ली गई, उस पर रेडिएशन डाली गई, तो क्या था, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन थे सरफेस पे, उसकी एनर्जी और इन इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी थी, बाकी सारे ट्रिकी टर्म्स जो यूज हुए हैं वो हम सब यूज करेंगे, लेकिन अभी आसान भाषा में समझते हैं कि तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। सेकेंड थिंग, अगर रेडिएशंस आ रही हैं और इतनी ज्यादा पावर की है कि उसने इसको बाहर निकालने की रिक्वायरमेंट पूरी करने के साथ साथ उसमें इतनी एनर्जी है कि इस इलेक्ट्रॉन को किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये बाहर ले जाता है, तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि जब रेडिएशन तो आएगी, रेडिएशन आ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज,
ये जो रेडिएशन आ रही है वो उस एनर्जी की नहीं है या उतनी पावरफुल नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। ठीक है, तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि रेडिएशंस आएंगी मेटल सरफेस पे, जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालेंगी। तो रेडिएशंस कैसी होंगी? लाइट रेडिएशंस होंगी। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब कुछ इलेक्ट्रिक टर्म यूज हुआ होगा। तो अब जो हर्ट्ज थे हमारे, एच हर्ट्ज, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, वो वाला पूरा फिगर समझेंगे। ठीक है, फिगर समझने के बाद हम थ्योरी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। डस्टर कहाँ गया? आई थिंक समझ आ गया होगा क्या बात कहनी चाह रहे थे हम। तो ये एक्सपेरिमेंट एच हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था, परफॉर्म्ड बाय एच हर्ट्ज। ठीक है, वही हर्ट्ज वाला 1887 में। ठीक है, अब क्या था, इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली। ठीक है, ये इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ले ली। अब इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या किया, इन्होंने एक सर्किट से कनेक्ट किया। यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया और इस डिटेक्टर को अमीटर से कनेक्ट कर दिया। अमीटर जिसमें हम करंट को देखते हैं कि करंट है कि नहीं है, कितना करंट है। ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद दूसरा जो इसका टर्मिनल था उसको जाके एक मेटल शीट यहाँ रखी, उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक इन्होंने वैक्यूम क्या लिया, चैम्बर बनाया, उसमें क्या किया गया, उसको एक सर्किट से एक सर्किट में बना दिया गया, सर्किट बना दिया गया। ठीक है, फिर क्या किया गया, सर्किट का एक यहाँ पे इसको बोल देते हैं डिटेक्टर, जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ये है हमारा मेटल। ठीक है, मेटल। अब क्या किया इन्होंने, एक लाइट रेडिएशन डाली इस मेटल पे। तो मेटल से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। वो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इस डिटेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये एक क्या किया गया, एक वैक्यूम चैम्बर लिया गया, उसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया गया। फिर एक रेडिएशन डाली गई, रेडिएशन डाली गई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने के साथ साथ कुछ ट्रैवल भी किया, ट्रैवल किया तो ये क्या, यहां से यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट ऐसे घूमेगा। ठीक है, करंट, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा, किसमें, हमारे एमिटर में। हमें पता चल जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और इसी फिनोमेना को क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब जो टर्म्स यूज हुए, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, ये जो टर्म्स यूज किए गए हैं वो टर्म्स हम समझेंगे। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ये सारे टर्म समझेंगे हम। ठीक है, आई होप ये पूरा फिगर समझ में आ गया होगा। फिगर समझ में आ गया होगा तो हम वर्क फंक्शन समझेंगे।
इसको रब करते हैं। एक टर्म आता है वर्क फंक्शन, या थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से। ठीक है, फाई लिखेंगे या एच न्यू नॉट लिखेंगे और एच न्यू नॉट। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, मिनिमम एनर्जी है किसकी, जो लाइट रेज आ रही है ना उसकी। मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन या रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो लिख लेते हैं वेव फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन is defined as the minimum amount of energy required to eject or remove the electron from metal surface। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। ठीक है, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, जो एच न्यू नॉट है ना, सॉरी न्यू नॉट है, तो जो न्यू नॉट टर्म है, न्यू नॉट, उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक ने एक कांस्टेंट आइडेंटिफाई किया था, वो है। तो ये क्या है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम क्या समझेंगे, पहले समझेंगे क्वांटम इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझने के बाद हमें ये सारी चीज समझ में आएगी, उसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखाएंगे। 2 लाइनों में प्लैंक क्वांटम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो पार्टिकल नेचर है वो पहले समझेंगे। ठीक है, पार्टिकल नेचर करने के बाद, या फिर यही थ्योरी हम पहले लिख लेंगे फिर पार्टिकल नेचर ऐसा है कि जो H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा जो फॉर्मूला है वो क्या है, या फिर H इज इक्वल टू न्यू है, E एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू है। जो पार्टिकल नेचर ऑफ क्या है, पार्टिकल नेचर है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। जितनी भी चीज़ें करी हैं बहुत ज़रूरी हैं। ये आधा अक्सर हम ऐसा करते हैं कि इस क्लास में उसकी थ्योरी एक बार एक्सपेरिमेंट समझा दिया, नेक्स्ट क्लास में उसकी थ्योरी लिखवाई, तो वो इसलिए कि चीज़ें रिवाइज होती रहें, और 2 बार होंगी तो आपको भी ध्यान रहेंगी, हमको भी ध्यान रहेगी। एक बार समझेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, और बहुत स्लोली हो रही हैं चीज़ें, बहुत अच्छे हो रही हैं, टू द पॉइंट हो रही हैं, और जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना ही अच्छा आपका चैप्टर तैयार होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके जो सजेशन हो वो दीजिएगा, और अगर कोई भी ऐसा नया टॉपिक पढ़ना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स कर लेंगे। थैंक यू।